आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम की अपील के बाद इन 8 राज्यों में धड़ाधड़ फैसले, सीएम योगी ने जारी किए आदेश। रियल एस्टेट में घाटा, पार्टनर से विवाद और तनाव, प्रतीक यादव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा। न्यूयॉर्क में चल रहा था चीन का सीक्रेट पुलिस स्टेशन, एक अमेरिकी नागरिक दोषी करार। ट्रंप और शी जिनपिंग ने मिलाया हाथ, बीजिंग का वो हॉल जहां हो रही है मुलाकात। इजराइल ने कहा नेतन्याहू ने यूएई का गोपनीय दौरा किया था। जल्द रिहा होंगे हमारे नागरिक, ईरानी नाव पर हमला करने पर अराक्ची ने कुवैत को दी चेतावनी। मैक्रो थप्पड़ विवाद, पत्रकार का दावा ईरानी अभिनेत्री से चैट देख भड़की थी फ्रांस के राष्ट्रपति की पत्नी। चीनी के निर्यात पर लगा बैन, सरकार का बड़ा ऐलान। आलिया भट्ट का कांस 2026 में जलवा, लाखों के होटल में कर रही है स्टे। और प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके मुंबई इंडियंस आज मैदान पर होगी, लगातार 4 मैच हार चुकी टीम से टक्कर। दुनिया संकट में है, ईरान और अमेरिका के बीच सनातनी से कच्चे तेल का भाव आसमान पहुंच चुका है। इस बीच रविवार को पीएम मोदी ने लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील। दरअसल पीएम मोदी ने देश की जनता और सरकारों से अपील की है कि वे कम से कम 1 साल के लिए गैर जरूरी विदेशी यात्राओं और सोने की खरीद से बचें। उन्होंने कहा कि जिस तरह देश ने कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स को अपनाया था, आज समय की मांग है कि हम उन्हें फिर से शुरू करें। यह न केवल ईंधन बचाएगा बल्कि राष्ट्रीय हित में विदेशी मुद्रा भंडार को भी सुरक्षित रखेगा। पीएम मोदी का कहना है कि हम जो सोना या तेल विदेश से खरीदते हैं उसका भुगतान डॉलर में होता है। अगर हम 1 साल तक कम सोना खरीदे और तेल बचाए तो देश काफी पैसा बचेगा। सरल शब्दों में कहे तो सरकार चाहती है कि हम विदेशी चीजों पर निर्भरता कम करें और देश का पैसा बचाएं। इस अपील के बाद गुजरात, यूपी समेत दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों ने अपनी फिजूल खर्ची रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। समाजवादी पार्टी परिवार से जुड़े प्रतीक यादव की मौत के बाद अब उनके कारोबारिक जीवन और उससे जुड़े विवादों को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आ रही है। करीबी दोस्तों और पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव पिछले कुछ समय से कारोबार में लगातार हो रहे नुकसान को लेकर काफी तनाव में थी। यही नहीं, रियल एस्टेट निवेश से जुड़े कई विवाद और करोड़ों रुपए के लेन देन के मामले में भी उनके सामने बड़ी चुनौती बनी हुई थी। इस बीच पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी संकेत दिए हैं कि कारोबार में नुकसान इंसान को अंदर से तोड़ देता है। पोस्टमार्टम हाउस पर मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि करीब 2 महीने पहले उनकी प्रतीक यादव से मुलाकात हुई थी। उस दौरान उन्होंने प्रतीक को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और कारोबार पर फोकस करने की सलाह दी थी। अखिलेश ने कहा कि कई बार कारोबार में नुकसान व्यक्ति को मानसिक रूप से काफी प्रभावित करता है। उनके इस बयान के बाद यह चर्चा और तेज हो गई है कि क्या कारोबारी तनाव भी प्रतीक यादव की परेशानियों की बड़ी वजह थी। एक अमेरिकी नागरिक को अमेरिका में चीन का पहला सीक्रेट पुलिस स्टेशन चलाने का दोषी पाया गया है। 64 साल के लू जियांगवांग पर आरोप था कि उन्होंने 2022 की शुरुआत में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित चाइना टाउन इलाके में चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के लिए यह स्टेशन खोला और संचालित किया। उन्हें चीन सरकार के अवैध एजेंट के तौर पर काम करने और मामले से जुड़े सबूत नष्ट के न्याय में बाधा डालने के आरोपों में दोषी ठहराया गया। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब इसी सप्ताह में कैलिफोर्निया की एक मेयर ने चीन के अवैध एजेंट के रूप में काम करने के आरोप लगने के बाद इस्तीफा दिया था। यह फैसला न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में 1 सप्ताह तक चली जूरी सुनवाई के बाद आया। न्यूयॉर्क निवासी लू जियांगवांग, जिन्हें हैरी लू के नाम से भी जाना जाता है, उनको अब अधिकतम 30 साल तक की जेल हो सकती है, अभियोजकों ने यह जानकारी दी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में मुलाकात हो रही है। ट्रंप अभी वहां पहुंच गए हैं और उन्होंने शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाया है। ट्रंप का स्वागत करने के लिए शी जिनपिंग ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल की सीढ़ियों से नीचे उतरते दिखाई दिए। उन्होंने रेड कारपेट पर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। चीन की सैन्य टुकड़ी भी वहां अपनी जगह पर तैनात दिखी। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल तियानअनमेन स्क्वायर के पश्चिम में स्थित एक सरकारी भवन है। इसका इस्तेमाल अन्य सरकारी गतिविधियों और विदेशी नेताओं के स्वागत के लिए किया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात ने इस बात से इनकार किया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खाड़ी देश का दौरा किया था। यह बयान उस समय आया जब इजराइल ने दावा किया था कि नेतन्याहू ने यूएई का गोपनीय दौरा किया था। यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यूएई यह दोहराता है कि इजराइल के साथ उसके संबंध सार्वजनिक है और आधिकारिक रूप से घोषित अब्राहम अकॉर्ड के ढांचे के भीतर संचालित होते हैं। ये संबंध किसी गैर पारदर्शी या अनौपचारिक व्यवस्था पर आधारित नहीं है। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने दावा किया था कि यह नेतन्याहू की यूएई की पहली ज्ञात यात्रा थी और इससे इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों ने ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। यूएई ने यह भी खारिज किया कि उसने किसी इजरायली सैन्य प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की है। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने बुधवार को एक ईरानी नाव पर हमला करने और उसके 4 नागरिकों को हिरासत में लेने के लिए कुवैत की कड़ी आलोचना की। उन्होंने नागरिकों की तत्काल रिहाई की मांग की और कहा कि ईरान के पास जवाब देने का अधिकार सुरक्षित है। अरागची ने एक्स पर एक पोस्ट में यह टिप्पणियां की और कहा कि इस कदम का मकसद फूट डालना था। उन्होंने कहा, फूट डालने की स्पष्ट कोशिश में कुवैत ने फारस की खाड़ी में एक ईरानी नाव पर गैर कानूनी रूप से हमला किया है और हमारे 4 नागरिकों को हिरासत में लिया है। यह गैर कानूनी हरकत उस द्वीप के पास हुई जिसका इस्तेमाल अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए करता है। हम अपने नागरिकों की तत्काल रिहाई की मांग करते हैं और जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 2025 में वियतनाम में विमान से उतरते समय ब्रिगिट मैक्रो ने अपने पति एमेनुअल मैक्रो को धक्का दिया था। एक नई किताब के अनुसार यह घटना एमेनुअल द्वारा एक ईरानी अभिनेत्री को भेजे गए संदेशों के कारण हुई थी। इस घटना ने 2025 में काफी सुर्खियां बटोरी थी। दंपति ने इसे मजाक बताकर खारिज कर दिया था। फ्लोरियन डार्डिव की नई किताब अनकपल पारफेक्ट में यह दावा किया गया है। टार्डिफ ने बताया कि ब्रिगिट एमेनुअल के निर्वासित ईरानी फ्रांसीसी अभिनेत्री गोलसिफ्ते फराहानी को भेजे गए संदेशों से नाराज थी। पेरिस मैच पत्रिका के राजनीतिक संवाददाता डार्डिफ का आरोप है कि 73 वर्षीय ब्रिगिट को डर था कि उनके 48 वर्षीय पति अभिनेत्री के लिए उन्हें छोड़ सकते हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। इसमें चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। कच्ची, सफेद और रिफाइंड चीनी के निर्यात पर सितंबर 2026 तक रोक रहेगी। इस रोक को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यह फैसला देश में चीनी की कीमतों को कंट्रोल रखने के लिए किया गया है। बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। केंद्र सरकार ने बुधवार को एक अधिसूचना में कहा कि उसने 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बताया गया है कि यह स्थानीय कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश है। भारत ब्राजील के बाद दुनिया का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश है। भारत ने घरेलू मांग से अधिक उत्पादन की उम्मीद में मिलों को 15 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दी थी, लेकिन अब आशंका है कि प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में गन्ने की पैदावार कमजोर होने की वजह से उत्पादन लगातार दूसरे वर्ष खपत से कम रहेगा। 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 12 मई को हो गई। दुनिया भर से फिल्म, फैशन और एंटरटेनमेंट जगत की मशहूर हस्तियां इस इवेंट में शामिल हो रही है। हर साल की तरह इस साल भी कांस न सिर्फ फिल्मों का सेलिब्रेशन है बल्कि दुनिया के सबसे ग्लैमरस फैशन इवेंट्स में से एक भी बन चुका है। इसी बीच बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट ने अपने शानदार लुक के साथ सुर्खियां बटोरी। इवेंट की तस्वीरों और वीडियो से सोशल मीडिया भरी हुई है। आलिया भट्ट की स्टाइलिश एंट्री फैंस को खूब भा रही है। उनके कपड़ों के अलावा एक और चीज लोगों की दिलचस्पी का विषय बनी हुई है और वो लग्जरी है। आलिया के स्टे का होटल। आलिया कांस के दौरान एक लग्जरी होटल में ठहरी हुई है। फ्री फ्रेंच जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक आलिया होटल मार्टिनेज द अमाउड कलेक्शन बाय हयात में ठहरी हुई है। कांस के प्रसिद्ध बुलेवार्ड डे ला
क्रोजिएट पर स्थित ये 5 स्टार लग्जरी होटल समुद्र के किनारे है और कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान सबसे ज्यादा मांग वाला होटल बन जाता है। पिछले 4 मैच में हार से आहत पंजाब किंग्स को अगर आईपीएल 2026 में अपना अभियान वापस पटरी पर लाना है तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में उसे अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग में सुधार करना होगा। टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में शानदार प्रदर्शन करने वाली पंजाब किंग्स प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। उनकी टीम को अगर शीर्ष 4 में जगह पक्की करनी है तो उसे अपने शेष बचे मैचों में कम से कम 2 मैच जीतने होंगे। दूसरी तरफ मुंबई प्लेऑफ की रेस से बाहर है या पंजाब का काम खराब कर सकती है। पंजाब कुछ समय पहले तक अजय टीम थी, लेकिन एक प्रारूप और आईपीएल की प्रकृति की ऐसी है कि भाग्य बहुत जल्दी किसी भी तरफ पलट सकता है। टीम के बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन से गेंदबाजी विभाग की कमजोरियां सामने नहीं आई, लेकिन अब उसके लिए यह चिंता का विषय बन गया है। दिल्ली के खिलाफ मैच में अय्यर और उनकी टीम जीत के करीब पहुंच गई थी, लेकिन आखिरी 5 ओवरों में तेज गेंदबाजों ने अपनी लेंथ सही नहीं रखी।